नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2025 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से आप उन प्रश्नों को जानने वाले हैं, उन प्रश्नों के उत्तर को समझने वाले हैं बहुत ही बारीकी के साथ, जो कि पिछले 2 वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं। अब वो क्वेश्चंस आते लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय फॉर्म में आपको दिखेंगे, उन्हीं को विस्तार से मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में अगर आप जुड़े हैं अभी तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग और बहुत ही अभिनंदन, बहुत ही स्वागत आप सभी का शुक्ला स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। शिक्षा शास्त्र BA द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ता है शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण, यानी कि इसको इंग्लिश में अगर कहें तो फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए बहुत ही बारीकी के साथ ऐसे प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं जो आपकी बार 2025 की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना जिनकी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को फटाफट से पहले से लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल जो हो वो हाई हो, ताकि जब लास्ट में आप जाएं तो आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ समझिएगा। मैं आपको एक एक पहलू को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डीपली ले जा करके बताने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी मुद्दा आपसे छूटेगा नहीं। पहला क्वेश्चन है, ये प्रश्न अति लघुत्तरीय दोनों के दृष्टिकोण से ठीक है। तो आपसे चाहे अति लघुत्तरीय में पूछा जाएगा, चाहे लघुत्तरीय में, आप लिख पाएंगे आसानी से। देखिए, जीवन का एकमात्र सत्य है और वो है मृत्यु। टिप्पणी कीजिए। अच्छा, ये जो एक प्रकार से जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु, ये कोटेशन जो है ये बेसिकली कहाँ से लिया गया है? तो ये कोटेशन है श्रीमद् भगवत गीता का। भगवान श्री कृष्ण ने जो सुनाया था अर्जुन को, जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव की सेना आमने सामने खड़ी होती हैं, एक महायुद्ध के लिए दोनों एकत्रित होते हैं। ठीक है, जिसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई, ठीक है, सच्चाई और बुराई की लड़ाई होती है। जिस एक तरफ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की अक्षौणी सेना रहती है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि दोनों तरफ बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर हैं। एक तरफ भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे महारथी हैं, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हैं, लेकिन स्वयं परमात्मा उनके तरफ हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और देखना चाहेंगे तो आपको दिखेगा खास करके जैसे अर्जुन, युधिष्ठिर, ठीक है, इसके अलावा धृष्टद्युम्न और पंचाल नरेश द्रुपद, ऐसे ही और महारथी जो हैं ये इनके तरफ है। भीम जैसे गदाधारी जिनके 1,000 हाथियों के बल समान। तो कहीं ना कहीं पे इधर भी शक्तिशाली योद्धा और इधर भी, लेकिन कौरवों की तरफ महान योद्धा थे, यानी भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य। इनको मारना दैट इज इम्पॉसिबल, असंभव था। क्यों? क्योंकि इनको शिक्षा किसने दी थी? गुरु परशुराम ने दी थी। ठीक है, इसीलिए तो ये तो महाभारत में चले जाएंगे तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सेनाएं खड़ी हैं, बीच में एक प्रकार से अर्जुन का रथ, या अर्जुन कहते हैं कि हमको ले चलो माधव, हमको थोड़ा सा देखना नज़दीक से अपने दादाओं को, परदादाओं को। सामने जो खड़े हमारे दादा हैं, परदादा हैं, भीष्म पितामह की गोदी में मैं खेला हूँ, मैं उनको कैसे बाण चलाऊंगा, उनको मैं कैसे मारूंगा? आचार्य द्रोण ने मुझे शिक्षा दी है, मुझे तीर चलाना सिखाया, मैं उन पर एक प्रकार से सरासन और तीर से कैसे मारूँ? सरासन माने होता है धनुष, तो मैं उन पर धनुष बाण कैसे चलाऊंगा जिन्होंने हमको सिखाया है? मैं अपने गुरु को कैसे मारूंगा? भले ही दुर्योधन बहुत ही आताताई है, लेकिन वो भी फिर भी मेरा भाई ही है, माँ गांधारी का पुत्र है। ऐसे में राजपाट अपने छोड़ो, हटाओ दुनियादारी, क्या रखा है, सब नश्वर है। आप ही कहते हैं जनार्दन की सब नश्वर है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें होती है। अर्जुन के मन में थोड़ा सा युद्ध के प्रति मोह भंग उत्पन्न होता है। तब भगवान श्री कृष्ण को कर्म ध्यान मतलब दिलवाना होता है और कर्म के बारे में बताते हैं। इसीलिए गीता जो है कर्म पर आधारित एक ग्रंथ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण उनका रथ बीच में लेकर के आते हैं और उनको अपना विराट स्वरूप दिखलाते हैं। वह विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा और संजय नाम का एक सारथी था, उनका क्या नाम है, धृतराष्ट्र का, वो देखा था, चूँकि जिसको वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी। इस तरीके से महाभारत के बीच में खड़े होकर के, कौरव कुरुक्षेत्र के बीच में खड़े होकर के दोनों तरफ सेनाएं हैं और बीच में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। और गीता का उपदेश जो देते हैं, उसी गीता के उपदेश में से
एक उपदेश ये है कि जीवन का एकमात्र सत्य है और वो है मृत्यु। हे अर्जुन, ये मृत्यु के भय से तुम सोच रहे हो दादा हमारे मर रहे हैं या परदादा मर रहे हैं, तो ऐसा मत सोच। मृत्यु ही जीवन का एकमात्र सत्य है। जिस दिन व्यक्ति पैदा हो जाता है उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि इसको मरना है, ठीक है। यानी आत्मा जो होती है वो अजर अमर और अविनाशी है, लेकिन जो शरीर है वो नश्वर है। यानी कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपौ ना शोषयत मारुतः। यानी एक प्रकार से नयन यानी आत्मा जो है अजर है, अमर है और अविनाशी है। आत्मा को आप किसी के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा भेद नहीं सकते। नैनम छिद्यं शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, आप अग्नि के द्वारा इसको जला नहीं सकते। आप इसको एक प्रकार से जल के द्वारा भिगो नहीं सकते, यानी कि जल के द्वारा, यानी कि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो ना शोषयत मारुतः, ना तो आप इसको वायु के द्वारा सुखा सकते हैं, उड़ा सकते हैं। इस तरीके से तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। एक कपड़े को छोड़ करके यानी एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। गीता का यह भी एक महत्वपूर्ण उपदेश रहा है। उसी महत्वपूर्ण उपदेश में से जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु, यानी मृत्यु डिसाइड है, सभी को मरना है। और मृत्यु एक विश्राम स्थल की भांति है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मृत्यु से निर्भय, मतलब मृत्यु से क्या डरना, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, ठीक है। चले, गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वह है मृत्यु। हे अर्जुन, इसीलिए तू जान कि मृत्यु के घाट तो सबको जाना, एक ना एक दिन तुझको मरना है, भीष्म पितामह को भी मरना है, मेरे को भी मरना है, सबको मरना है, ठीक है। एक चूल्हे से दूसरे चूल्हे में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस शरीर को छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके जाना ही है, ये तय है। यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। कहा, तुलसीदास जी ने भी कहा कि जन्मत मरत दुसाह दुख होई। सबसे पीड़ा जो होती है दुनिया में कहीं पर भी, तो जन्म लेते समय बच्चे को बहुत पीड़ा होती है और मृत्यु होते समय मनुष्य को बहुत पीड़ा होती है। और मृत्यु का भय हमेशा व्यक्ति को सताता रहता है। मृत्यु जो है एक ऐसी डरावनी एक प्रकार से वस्तु या ऐसी डरावनी प्रक्रिया होती है जिससे हर व्यक्ति डरता है, बड़े से बड़े ज्ञानी व्यक्ति डरता है, ठीक है। तो मृत्यु एक प्रकार से जो होती है वो सभी को भयभीत कर देती है, आतंकित कर देती है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। यानी कि अभी से मैं सोच लूं कि हमको एक दिन मरना है, तो मैं एक प्रकार से आज ही चिंतित होकर के मरने के बारे में सोचने लगूंगा। एक समय था जब मैं कानपुर में रहता था तो मैं बहुत अकेला पड़ गया था। उस दौरान क्या था कि हमारे साथी रहते थे साथ में, तो सभी लोग घर पे चले आए थे, तो मैं अकेले रहता था। 1-2 महीने मैं अकेला रहा तो मुझे बड़ा एक प्रकार से वो लगने लगा। कोचिंग वोचिंग भी नहीं जाता था और उतना ज़्यादा पैसे नहीं होते थे कि मैं जो एक प्रकार से कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर पाऊँ, या कोचिंग थी, मतलब कोचिंग से अब एक ख़त्म हो चुका था, तो वहीं रूम पे बैठे बैठे पढ़ता लिखता था, यही कंपटीशन की तैयारी करते करते। आजकल के बच्चों को भी लगता होगा दिन भर वही खाना बनाओ, अपना वही गैसे पे खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद में फिर वही किताब उठा के पढ़ो, फिर खाना बनाओ, और घूमने भी नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि समय नष्ट हो जाएगा। दिमाग में रहता है कि हमारा टाइम नष्ट हो रहा है, लेकिन घूमने फिरने से टाइम नष्ट नहीं होता है, आपका मानसिक संतुलन ठीक रहता है और जो कुछ आप पढ़ते हो आपके दिमाग में रुकता है। इसीलिए घूमने को लेकर के आप ये ना सोचिएगा कि एक प्रकार से हमारा टाइम नष्ट हो रहा है। एक आध दिन घूम लीजिए हफ्ते में, ठीक है। तो एक प्रकार से उस समय आपको लगता था, तो मुझे लगा कि भाई मैं मृत्यु के बारे में सोचने लगा, कि मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर रहते हैं, खाना बनाओ खाओ, बस यही जीवनचर्या है। एक दिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, मुझे लगा कि हो सकता है कि मतलब ऐसे लगा अचानक से कि अभी यहीं पर मर जाएं तो मतलब बड़ी दिक्कत होगी, तो चलें जितने दिन रहें उतने दिन घर पे रहें, खुशियों सभी परिवार के साथ अपने बांटें। मतलब ये दिमाग में आया मुझे, मरेंगे तो क्या होगा, फिर दूसरा जन्म कहाँ पर मिलेगा, ऐसे तमाम प्रकार के दिमाग में, अकेलेपन की वजह से तमाम प्रकार के दिमाग में चीज़ें आ रही थी। तो मैंने फिर वहाँ से फिर कहा अब चलो छोड़ो पढ़ाई लिखाई, ये जो तैयारी सैयारी है हो गई तैयारी, अब चलो घर पे। और उस समय यूट्यूब भी थोड़ा थोड़ा मतलब कि हुमसने लगा था, मोनेटाइज़ नहीं हुआ था। फिर मैं घर पे चला आया और घर से एक प्रकार से फिर यहाँ से किया कुछ काम, उसके बाद में बनारस चला गया, 2 साल बनारस रहा, फिर उसके बाद में फिर से पुनः घर आ गया। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो चूँकि मुझे घर में रहना पसंद भी रहा,
तो मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसीलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। तो जहाँ एक प्रकार से आपके दिमाग में डर है, वहीं पर एक प्रकार शंका बनेगी और वर्तमान आपका खराब होगा। तो जीवन का एक प्रकार से परम और चरम सत्य क्या है? मृत्यु, और मृत्यु से व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। हे अर्जुन, मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक सत्य है, अटल सत्य है, यानी बिना टलने वाला है। हर व्यक्ति मरना है। चूँकि इसको आप इसलिए क्या को बता रहे हैं, चूँकि आपको गीता, भगवत गीता के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। आदर्शवाद मतलब प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, यहाँ तक कि वेदांत दर्शन, ये सब आपको, चूँकि फिलोसॉफी आपको पढ़ने, देखिए फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी यहाँ पर आपको फिलोसॉफी के कुछ टर्म में, दर्शन शास्त्र की कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सोशोलॉजी की कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, पॉलिटिकल साइंस की कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और इकोनॉमी की भी कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, जो कि शिक्षा से रिलेटेड हैं। तो उनके बारे में आपको जानना है, पढ़ना है, समझना है। आदर्शवाद एक पाश्चात्य विचारधारा है। आदर्शवाद आइडियलिज्म कहते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है। आदर्शवाद एक दार्शनिक विचारधारा है। इसके अनुसार मानसिक जगत, जो मेंटल एक प्रकार से संसार होता है, या जो आध्यात्मिक जगत होता है, वास्तविकता और विचारों से बना हुआ है। आदर्शवाद कहता है जो मानसिक जगत है या जो आध्यात्मिक जगत है, उसकी जगत वास्तविकता और विचारों से बनता है, ठीक है। प्राकृतिक या भौगोलिक जगत की अपनी कोई वास्तविकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति में जो एक प्रकार से जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो भौतिक जगत में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सब तमाम प्रकार की वस्तुएं, ये सब नश्वर हैं, इनकी वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता क्या है? आध्यात्मिक जगत और मानसिक जगत ही वास्तविक है। बाकी एक प्रकार से ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, ये आपकी प्राकृतिक मतलब ये एक प्रकार से वास्तविक नहीं है। यदि उनमें वास्तविकता आती तो केवल आत्मा का विचार करने से आती है, ठीक है। यानी केवल आत्मा ही एक प्रकार से अगर देखें तो वही एक प्रकार से नश्वर है, ठीक है। बाकी मतलब शरीर वही एक प्रकार से क्या है? अजर और अविनाशी है, बाकी सब नश्वर है। रास नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि आदर्शवादी दर्शन के कई भिन्न रूप हैं, यानी कई अलग अलग रूप हैं, लेकिन सभी के पीछे यही प्रमुख विचार है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है। यहाँ पर मन या आत्मा को बहुत ही एक प्रकार से इम्पोर्टेंस दिया गया है। आदर्शवाद में मन और आत्मा का एक प्रकार से बहुत ही बड़ा योगदान है। आत्मा और मन जो है ये जगत की यानी संसार की एक सार वस्तु हैं, इम्पोर्टेंट वस्तु हैं, और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है, ऐसा इन्होंने मतलब आदर्शवादियों ने कहा। अनुभव जो होता है, हम लोग जो अनुभव करते हैं, जो हमारे मन में विचार उठते हैं, आदर्श जो यानी आइडियल चीज़ें होती हैं, मूल्य यानी वैल्यूज़, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, सभी मानसिक प्रकृति वाले होते हैं। यानी कि ये सब अनुभव, विचार, आदर्श, मूल्य, वास्तविक, व्यक्तित्व, ये सब एक प्रकार से क्या हैं? ये सब एक प्रकार से महोदय ये सब भौतिक मतलब कि ये सब मानसिक प्रकृति वाले होते हैं, और भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा जगत के हृदय में यानी केंद्र में अधिक समीप होते हैं। यानी कि हृदय के केंद्र के अधिक समीप, हृदय से विचारों की उत्पत्ति, अनुभव, आदर्श, मूल्य, व्यक्तित्व, ये सब हृदय से रिलेटेड होते हैं। जबकि इसे भौतिक वस्तुएं से, ये किताब है, ये आपकी बोतल है, ये रिमोट है, ये एक प्रकार से कैमरा, या ये सब लाइट, बिजली, जो कुछ भी है, ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार से भौतिक चीज़ें हैं, ये सब नश्वर हैं, ठीक है। अतः आदर्शवाद जोरदार शब्दों में यह अस्वीकार करता है कि मन के बल मस्तिष्क यानी दिमाग और उसकी क्रिया है, अथवा चेतना किसी प्रकार का एक गौण उत्पादन है, बल्कि यह मानता है कि मन स्वयं आधारभूत रूप में एक वास्तविक पहलू है, और एक प्रकार से आदर्शवाद इसी मन वाले पहलू पर या आत्मा वाले पहलू पर ज़्यादा फोकस करता है। प्रकृतिवाद देखते हैं। प्रकृतिवाद केवल प्राकृतिक चीज़ों पर ही फोकस करता है, ठीक है। प्रकृतिवाद से क्या तात्पर्य है? देखिए, प्रकृतिवाद दर्शन की एक विचारधारा है। सामान्य रूप से प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति के अलावा किसी अन्य तत्व को यथार्थ मानती ही नहीं है। उसमें एक प्रकार से ना तो प्रकृति के परे तथा इंद्रिय अनुभव के परे किसी का अस्तित्व ही है। मतलब ये कहते हैं सीधा सीधा कि भाई जो प्रकृतिवादी विचारक है, कहते हैं कि भाई जो केवल प्राकृतिक जो प्रकृति है यानी नेचर है, नेचर के अलावा और भी कुछ भी वस्तुएं नहीं हैं। यानी कि जो हमको दिख रही हैं, जो हम छू सकते हैं, वही सब वस्तुएं हैं, बाकी सब कुछ नहीं है। यहीं पर जो है वो है, बाकी कहीं और कुछ है वह नहीं। हॉकिंग नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि प्रकृति के ऊपर कोई शक्ति अथवा ईश्वर नहीं है। यानी ईश्वर की एक प्रकार से मान्यता को नकारने का काम प्रकृतिवादी करते हैं। प्रकृतिवादी ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं घटनाओं के संगठन में प्रकृति से अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं अपने आप स्वतः होती हैं, इस घटनाओं को कोई चलाने वाला नहीं होता है, ठीक है। यानी प्रकृतिवादी सीधे सीधे ईश्वर की हस्तक्षेप को नकार देते हैं। वार्ड नाम के विद्वान हैं,
इन्होंने कहा महोदय, इन्होंने क्या कहा कि जो प्रकृतिवादी मतलब प्रकृतिवाद सिद्धांत है, मतलब प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है। यानी कि हम लोग आदर्शवाद क्या करता है, प्रकृति और ईश्वर को एक ही मानता है, ठीक है, मन और आत्मा पर फोकस करता है। जबकि एक प्रकार से ये मन, आत्मा, परमात्मा इन सभी में विश्वास ही नहीं करता। ये कहता है कि एक प्रकार से ईश्वर से अलग है जो कुछ भी है प्रकृति में, और आत्मा को पदार्थ या भौतिक तत्व के अधीन ही मानता है। यानी कि जो आत्मा या मन इसमें आदर्शवाद में बहुत ज़्यादा आपको दिखाई पड़ रहा था, वही सार तत्व था। अब ये प्रकृतिवादियों ने कहा कि जो आत्मा है वो भी एक भौतिक पदार्थ ही है, भौतिक तत्व ही है, ठीक है। यह अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानते हैं प्रकृतिवादी। तो इस तरीके से प्रकृतिवाद ये है, ठीक है। जॉयस महोदय कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रधान विशेषता क्या है, प्रकृति तथा मनुष्य के दार्शनिक चिंतन, ठीक है, जो कुछ आध्यात्मिक है अथवा वास्तव में जो कुछ अनुभव अतीत है उसे अलग हटा देना, ठीक है। कुल मिलाकर के आध्यात्मिक चीज़ें या जो अनुभव में आप करते हैं वो सब अलग, वो सब उन सभी चीज़ों से परे है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद बेसिकली एक प्रकार से जो नेचर में चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें जो आपको दिखाई पड़ती हैं वही सब चीज़ें सत्य है। बाकी एक प्रकार से जो आपको नहीं दिखता है ईश्वर, उसको सत्य कैसे मान लें, ठीक है। जबकि आदर्शवाद जो है वो क्या करता है, वो एक प्रकार से हमको जो परम सत्ता है जो हमको नहीं दिखती, यानी अमूर्त धारणा पर आधारित है, और प्रकृतिवाद मूर्त धारणा पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। आदर्शवाद तीसरा का है और चौथा पांचवा होगा। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधि के बारे में बताएं। देखिए, यद्यपि आदर्शवाद शिक्षण विधि से ज़्यादा ध्यान उद्देश्य पर देता है। यानी कि आदर्शवाद क्या कहता है, शिक्षण विधियों पर कम फोकस करता है, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताता है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। स्पष्टतः लक्ष्य हेतु विधि अपनाई जाती है, विधि साधन हेतु होती है। यानी एक प्रकार से साध्य रूप में नहीं होती है। यानी विधि जो है, कानून जो है, वो साधन के लिए ज़रूरी होता है, साध्य के रूप में नहीं होता है। आदर्शवाद बेसिकली क्या करता है, ये पहले लक्ष्य डिसाइड करता है और लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही वो विधि अपनाई जाती है, ठीक है, जिस विधि का प्रयोग शिक्षा को करने में एक प्रकार से लाई जाती है। आदर्शवाद निम्न विधियों के प्रयोग पर विचार करता है। शिक्षा में कई सारे मेथड का प्रयोग करके हम लोग शिक्षा के बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं। उन्हीं में से एक प्रकार से कई विधियां हैं। ये प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछा गया है। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण की जो विधि है या जो एक प्रकार से एजुकेशन का मेथड है शिक्षा को पढ़ने का, उसमें पहली बात है अंतर्दृष्टि की विधि। अंतर्दृष्टि यानी कि कोई बच्चा है वो किसी चीज़ को देख करके उसकी अंतरात्मा को लगे, उससे वो अपने आप जान जाए कि ये चीज़ है, अंतर्दृष्टि, ठीक है, उसके अंदर इतनी सूझ हो जाए कि वो समझ जाए चीज़ों को, अंतर्दृष्टि की विधि। दूसरी बात वाद विवाद विधि, यानी कि एक प्रकार से दूसरी विधि होती है कि हम और 2-3-4 लोग बैठे हैं, कोई मुद्दा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर हमारा कोई विचार है, हमने कुछ विचार दिया, उस विचार का सामने वाले खंडन किया, तीसरे लोग ने उस पर कोई और तर्क दिया, चौथे ने कुछ और बताया। इस तरीके से वाद विवाद हो रहा है और कोई नई विचारधारा उत्पन्न हो जा रही है। तीसरी बात, शिक्षा की एक प्रकार से जो शिक्षण विधि है आदर्शवाद के अनुसार वो है स्वाक्रिया विधि। स्वाक्रिया मतलब कि कोई काम आप कर रहे हैं, काम करते करते ही एक प्रकार से आपने वो चीज़ें सीख ली, तो इस तरीके से ये होती है शिक्षण विधि की आदर्शवाद के अनुसार स्वाक्रिया विधि। इसके अलावा अगला होता है व्याख्यान विधि, यानी कोई टीचर जो होता है लेक्चर दे करके बच्चे को बताता है कि ये चीज़ें ये होती है, ये चीज़ें वो ये होती हैं। तो एक शिक्षण विधि होती है लेक्चर के द्वारा, जैसे आजकल व्याख्यान वगैरह यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में मिलते हैं। इसके अलावा निगमन तथा संश्लिष्टात्मक विधि जो होती है ये भी एक विधि होती है, और एक होती है पाठ्य मतलब कि एक प्रैक्टिकल वगैरह करके दिखा दिया जाए, और एक विधि होती है निगमनात्मक विधि, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सूत्र वगैरह ऐसे निष्पत्ति करके, एक उत्पत्ति करके कि कैसे कोई चीज़ बनी है उसका पूरा एक ढांचा समझा करके दिखा करके। एक होती पाठ्य पुस्तक विधि, यानी कि पुस्तक को पढ़ करके आप ज्ञान अध्ययन करें। तो इस तरीके से 6 विधियाँ शिक्षण विधि हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा की 6 विधियाँ बताई गई हैं जो मैंने आपके समक्ष बताई, तो आप इनको नोट डाउन करते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले प्रश्न संख्या 6, मान लीजिए 6 प्रश्न या और भी कोई प्रश्न। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुशासन, यानी अनुशासन को लेकर के, यानी बच्चों पर अनुशासन जो विद्यालयों में होता है उसको लेकर के स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात की जाए तो वो कठोर अनुशासन के समर्थक थे। वो विद्यालय में अनुशासनात्मक एक प्रकार से विचारधारा के समर्थक थे। वो कहते हैं कि बच्चों पे अनुशासन होना चाहिए।
स्वामी जी के अनुसार अनुशासन विद्यालय की आवश्यकता होती है, यानी विद्यालय में अगर अनुशासन नहीं होगा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, और ज़रूरी होता है थोड़ा बहुत अनुशासन हर एक विद्यालय में। विद्यालय में अध्यापक और छात्र दोनों को ही अनुशासन में रहना चाहिए। चाहे छात्र की बात करें उसके लिए भी नियमों की व्यवस्था हो, और टीचर्स के लिए भी नियमों की व्यवस्था हो। टीचर्स ऐसा ना हो कि अपनी मनमानी करें और बच्चे भी मनमानी ना कर सके। इसलिए छात्र और अध्यापक, टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक प्रकार से अनुशासन में रहना चाहिए। स्वामी जी वास्तविक अनुशासन चाहते हैं, यानी कि ऐसा अनुशासन जो कि एक प्रकार से रियलिटी पर आधारित हो। वे बाह्य अनुशासन में विश्वास नहीं करते थे, वे आत्मनियंत्रण पर अधिक बल देते थे। यानी बच्चे खुद ही एक प्रकार से डिसाइड कर ले, बच्चों को खुद ही डिसाइड हो, उनको ज्ञात हो कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम गलत है। यानी बच्चे खुद ही एक प्रकार से अनुशासनात्मक क्रिया प्रक्रिया करने लगे। ठीक है, तो आत्मनियंत्रण पर एक प्रकार ज़्यादा बल दिया स्वामी जी ने। उनके अनुसार स्वामी जी के, यदि छात्र और अध्यापक दोनों संयम में से रहने लगें तो अनुशासन की कोई समस्या विद्यालय में उत्पन्न नहीं हो सकती। यानी छात्र और अध्यापक दोनों के बीच में तालमेल हो अच्छे तरीके से, दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो, तो एक प्रकार से विद्यालय में, किसी कॉलेज में किसी प्रकार की कोई अनुशासन की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। अनुशासन को लेकर के स्वामी विवेकानंद जी के विचार कुछ इस तरीके से थे। वो एक प्रकार से वास्तविक अनुशासन की बात करते हैं, वो कंट्रोल मतलब कि वो नियंत्रणात्मक अनुशासन की बात करते हैं। यानी कि बच्चे और टीचर दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के कार्यों को समझें और एक दूसरे को महत्व दें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताएं, या बेसिक शिक्षा को ही आप बुनियादी शिक्षा भी कह सकते हैं। ठीक है, बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता, बेसिक शिक्षा की अवधारणा को बेसिकली आप देखते हैं वर्धा शिक्षा सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, वर्धा एक आश्रम था, वहीं पर शिक्षा को लेकर के सम्मेलन हुआ था। गांधी जी भी मौजूद थे और गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो गांधी जी ने वहाँ पर एक प्रकार से बेसिक शिक्षा के कुछ नियम कायदे समझाए थे, बताए थे। तो बेसिक शिक्षा की कुछ विशेषताओं की अगर बात की तो कई विशेषताएं बेसिक शिक्षा की हैं। पहली विशेषता है क्रिया प्रधान शिक्षा, यानी कि जो है बेसिक शिक्षा क्या है, क्रिया प्रधान शिक्षा। यानी कुछ काम करके आप शिक्षा ग्रहण करें, या शिक्षा करते करते आप मतलब शिक्षा में भी एक प्रकार से कुछ ना कुछ आपको वर्क करना है, कुछ ना कुछ आपको काम एक प्रकार से मिलना है। दूसरी बात, बालक प्रधान शिक्षा, यानी कि बालक को केंद्र में रख करके बालक को एक प्रकार से क्या चाहिए, बालक का सिचुएशन या बालक किस तरीके की एक प्रकार से विचारधारा को फॉलो करता है, किधर जाना चाहता है, उसके हिसाब से उसको पढ़ाया जाए। इसके अलावा गृह यानी घर, विद्यालय और समाज में सामंजस्य, यानी कि घर, विद्यालय और समाज तीनों में, सोसाइटी, स्कूल एंड होम, इन तीनों में एक प्रकार से सामंजस्य स्थापित करने का काम एक प्रकार से किया जाए, ये भी एक विशेषता है और बेसिक शिक्षा में ये सब किया जाता था। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक आधार भी एक प्रकार से बहुत ज़रूरी होता है बेसिक शिक्षा में। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक आधार की बात करी गई, शारीरिक श्रम का सम्मान इसमें किया जाता है बेसिक शिक्षा में। इसके अलावा समवायी शिक्षण विधि का प्रयोग करके यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा ज्ञान की अखंडता तथा शिल्प के द्वारा शिक्षा, यानी कि कहीं ना कहीं पे कोई शिक्षा एक आध ठो ऐसी आपकी हस्तकला से रिलेटेड हो ताकि आप कुछ सीख जाए, भविष्य में आपको मान लेते नौकरी वगैरह ना लगे तो भी आप कुछ काम धंधा करने के लिए सीख, यानी कि एक प्रकार से व्यवसाय कुछ ना कुछ आप जान पाएँ करना, व्यवसाय कुछ कर लें। इस तरीके से एक प्रकार से जो शिक्षा है इसको लेकर के चीज़ें बताई गई। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बेसिक शिक्षा की ये कुछ विशेषताएं रही हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है महोदय, प्रश्न क्या है, प्रश्न है बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम। देखिए, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय निर्धारित किए गए हैं। पहला है आधारभूत शिल्प, निम्न में से कोई एक विषय एक प्रकार से इसमें शामिल हो सकता है। देखिए, बुनियादी शिक्षा में पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए तो कई सारे विषय इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि बुनियादी शिक्षा में कौन कौन से विषय शामिल हैं, उससे पहले एक चीज़ और जान लें कि अगर आप मान लेते हैं आपको कोर्स लेना है या PDF नोट्स प्राप्त करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे हिंदी का, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, एजुकेशन का, हिस्ट्री का, हर एक सब्जेक्ट के कोर्स को लेकर के जो है एक प्रकार से लॉन्च कर दिया गया है। आपको करना है 91 61 93
6062 है मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर SMS और ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। इस ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र और मात्र 100 रुपये पे करने होंगे। इसी 100 रुपये में ही पहले हिंदी का कोर्स लॉन्च किया गया था, अब हिंदी के साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें एक प्रकार से मात्र 100 रुपये में ही आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही विधिवत करवा दी जाएगी। आपको कोई शिकायत परीक्षा के अंतिम क्षणों तक नहीं बचेगी। आपके लिए बहुत ही बेहतर व्यवस्था करी जाएगी, जिसमें आपको एक प्रकार से जैसे वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल रही है, और कुछ वीडियोस होंगी जो प्राइवेट में हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी वीडियोस आपकी यूट्यूब पर होंगी, तो जिनको 100 रुपया नहीं खर्च करना है तो वो वीडियो यूट्यूब पर भी देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो सुविधा आपको ग्रुप में मिलेगी वो सुविधा आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाएगी। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा। PDF नोट्स के अलावा आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको जो भी क्लास होने वाली होगी उससे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर मैराथन क्लास की सुविधा मिलेगी, ठीक है, मैराथन क्लास भी मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो डाउट सेशन होगा, कोई भी एक प्रकार से आपकी जानकारी रिलेटेड यूनिवर्सिटी से, वो भी जानकारी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट की PDF वगैरह जो होगी वो भी मिलेगी। यानी आपके बाकी 2 सब्जेक्ट जैसे जो होंगे मेजर के, एक माइनर का सब्जेक्ट और एक आपका को करिकुलर, उसकी भी PDF आपको मिलेगी। को करिकुलर जो सब्जेक्ट आपका है उसमें आपको क्या पढ़ना है, को करिकुलर सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है भैया ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, ठीक है। तो उसका भी PDF नोट्स और इसके अलावा इसकी लगभग 32-33 वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, वो वीडियोज़ आपको मिल जाएगी मॉडल पेपर। तो अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में इतनी बम्पर व्यवस्था आपके लिए कर दी गई है कि आप एक प्रकार से अगर ये पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी परीक्षा में बहुत ही अधिक मात्रा में नंबर ला पाएंगे। आप एक प्रकार से आपकी संभावना परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उत्तीर्ण होने की है। बहुत सारे बच्चे इसी में फेल होते हैं, को करिकुलर वाले में। तो को करिकुलर वाला का जब PDF आप देखेंगे, 10-12 मॉडल पेपर आप देख लेंगे, आपको कोई माई का लाल हरा नहीं सकता है। कोई भी कैसा भी पेपर कोई विश्वविद्यालय बना दे, आप वहाँ पर पीछे नहीं हट पाओगे। यानी मात्र और मात्र 100 रुपये में आपको इतनी बम्पर व्यवस्था, इतनी उचित व्यवस्था दी जा रही है। मात्र और मात्र शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा ये पहल की गई है। तो आप सभी लोग फटाफट से SMS करें 9161 93 60 62 पर और तुरंत ज्वाइन हो जाएं इस ग्रुप से, ठीक है। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर क्लासेस होंगी, PDF नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लास, लेक्चर, चैप्टर वाइज वीडियो, और इसके अलावा मैराथन क्लास, मॉडल पेपर, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों के, और 2023 और 24 में जो एक प्रकार से मॉडल पेपर है वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में इंक्लूड करवा दूंगा। तो बहुत ही फायदा आपका होने वाला है अगर आप इस कोर्स को लेंगे तो, ठीक है। चलें, सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें एक प्रकार से कई व्यवस्था, जैसे कि कृषि को लेकर के यहाँ पर बात करी गई, कृषि को प्रधानता। इसके अलावा कृषि के अलावा कताई और बुनाई के बारे में भी बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया है। लकड़ी के काम करने पर भी जोर दिया गया, चमड़े का काम, ठीक है, मिट्टी का काम और बर्तन बनाना, ये सब एक प्रकार से बुनियादी शिक्षा में आधारभूत शिल्प में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे और भी चीज़ों को शामिल किया गया, जैसे कि पुस्तक कला के बारे में, कागज़ और कार्डबोर्ड का काम भी एक प्रकार से यहाँ पर सिखाया जाएगा। मछली पालना, ये भी एक प्रकार से विद्यालय में बताया जाए। फल और सब्जी की बागवानी करना, खेती करना। गृह विज्ञान यानी केवल बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की व्यवस्था करना। इसके अलावा स्थानीय भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुकूल कोई अन्य उपयुक्त शिक्षाप्रद हस्तशिल्प की व्यवस्था करना। ये सब एक प्रकार से व्यवस्था बुनियादी शिक्षा में बताई गई है आधारभूत शिल्प के लिए, ठीक है। तो उस बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहा, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। देखें, प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। अब पॉलिटिकल, चूँकि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल और जो है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आपके पेपर का नाम है, तो यहाँ पर ये भी चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। संविधान से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे जो कि शिक्षा से संबंधित होंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ये एक प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पिछले वर्ष पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसको रखा। ये एक प्रकार से जो मौलिक अधिकार हैं, बेसिकली उनकी संख्या जो है, मौलिक अधिकारों से भी प्रश्न पूछते हैं। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार उनमें से पहला आपका है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि एक प्रकार से 23 और 24 में एक प्रकार से दिया गया है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि एक प्रकार से आपको 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है।
पांचवा अधिकार जो आपका है वो है भैया कौन सा अधिकार, जो है क्या बोलते हैं धार्मिक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके उनके लिए अधिकार। अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है एक प्रकार से 29 वगैरह में दिया गया, 29-30 में शायद, ठीक है, 29-30, ठीक है। इसके अलावा आप छठे मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 32 है, जो कि एक प्रकार से एक ही अनुच्छेद में है। और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा, चूँकि धार्मिक उपचार मतलब कि क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। तो ये सब एक प्रकार से मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों की अगर बात की है तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करी गई है, ठीक है, जिसमें तमाम प्रकार के मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जानकारी दी गई है, ठीक है। जिनमें से एक प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है ये अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक दिया गया है, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार की मैं बात करूं तो यही स्वतंत्रता का अधिकार है। ये जो मौलिक अधिकार है इसकी अगर बात किया तो ये भाग 3 में एक प्रकार से भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, अध्याय संख्या 3, उसी अध्याय 3 में एक प्रकार से मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ये मौलिक अधिकार वो होते हैं जो सभी नागरिकों को एक प्रकार से मिलते हैं। अगर इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है, चाहे सरकार करे चाहे कोई भी करे, तो आप सरकार के खिलाफ भी केस ठोंक सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, संविधान में निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं संविधान के द्वारा। पहली बात, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 19A में एक प्रकार से कहा गया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, आप किसी मुद्दे पर बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। इसीलिए एक प्रकार से जो मीडिया वगैरह वाले होते हैं वो किसी के मुंह में भी जा करके माइक ठोंक देते हैं कि भैया क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर, आपके पिताजी का देहांत हुआ है, आप कैसा फील कर रहे हैं, यहाँ तक एक क्वेश्चन मीडिया वाले पूछ लेते हैं। अब सोचो किसी के पिताजी का देहांत हुआ है, ऐसे में जा करके मीडिया वाले अगर पूछें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक है, आपका तलाक हो गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन आप किसी से करोगे तो वो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी होता है, वो भी टेंशन में होता है, तो कहीं दिक्कत में आ गए तो उससे कुछ गलत वलत निकल जाते हैं मुंह से, लेकिन बहुत कंट्रोल करते हैं। समझो कि भाई किसी का कोई बहुत बुरा हो गया है और बीच में पहुंच जाओ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अरे भाई क्या ज़रूरत है कि फीलिंग शेयर करें पूरी दुनिया में। दूसरी बात, शांतिपूर्वक कहीं पर सभा और सम्मेलन आप कर सकते हैं, अनुच्छेद 19 का बी कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 का सी कहता है कि संस्था और संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कहीं पर शांतिपूर्वक कोई सभा या सम्मेलन कर सकते हैं बिना अस्त्र शस्त्रों के, ठीक है। कोई उसमें राष्ट्रीय मुद्दों को कोई खतरा ना हो, आप कर सकते हैं। संस्था और संघ आप बना सकते हैं, कोई भी संगठन समिति आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अनुच्छेद 19 का डी कहता है कि आप देश के भीतर घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, आप पूरे के पूरे देश में कहीं पर जाओ, कहीं पर घूमो, कहीं पर टहलो, कोई उसके लिए वीज़ा कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 का ई कहता है, अनुच्छेद 19 का ई कहता है कि देश के किसी भी भाग में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, आप कहीं पर जाओ, कहीं पर बसो, उसकी स्वतंत्रता पूरी दी गई। इससे पहले इसमें थोड़ा सा डाउट ये था कि जम्मू कश्मीर वगैरह इलाकों में या कुछ ऐसे सेंसिटिव इलाके जहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं, वहाँ पर बसने की स्वतंत्रता अभी तक नहीं थी। लेकिन अब जब से एक प्रकार से धारा 370 हट गई है जम्मू कश्मीर से और 35 से, तब से एक प्रकार से वहाँ पर बसने की स्वतंत्रता जो है वो हो गई। कहीं आप जाकर के जम्मू कश्मीर में भी अपना आशियाना बसा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 19 का जो यफ है वो कहता है कि कोई भी व्यवसाय अथवा काम धंधा आप कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। आप किराना की दुकान खोल सकते हैं, आप मछली बेच सकते हैं, आप एक प्रकार से घी बेच सकते हैं, आप तेल बेच सकते हैं, आप एक प्रकार से कोई धंधा पंचर बना सकते हैं, आप चाय बेच सकते हैं, आप समोसा बना सकते हैं, मतलब एक प्रकार से आप कोई भी धंधा भारत में खोल सकते हैं। इस तरीके से ये एक प्रकार से स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में ही सारी बातें लिखी हैं, केवल अनुच्छेद 19 की बातें लिखी हैं। ये स्वतंत्रता की बात यहाँ पर इंडिया में करी गई, अनुच्छेद 19 में ही सारी बातें लिखी हैं। बाकी 20, 21 और 22, ठीक है, ये 4-3 अनुच्छेद बाकी भी है, ये हैं स्वतंत्रता को लेकर के। स्वतंत्रता के अधिकार में बेसिकली यही एक प्रकार से जो 6 अधिकार हैं ये एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो कि अनुच्छेद 19 के मतलब 19 में ABCDE करके EF करके शामिल हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, संधारणीय विकास लक्ष्य क्या है? संधारणीय विकास लक्ष्य को शॉर्ट फॉर्म में SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके।
तो संधारणीय विकास लक्ष्य की अगर बात करें तो इसको संक्षेपारित रूप में एसडीजी बोलते हैं। भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों के सेट हैं ये। संधारणीय विकास के लिए उनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया गया है और वैश्विक लक्ष्यों के समान प्रचारित किया गया है। 2015 के अंत में सहस्त्राब्दी की विकास लक्ष्यों के निरस्त हो जाने पर ये उनको प्रतिस्थापित कर रहे हैं। यह लक्ष्य 2015 से लेकर के 2030 तक चलेगा और उन लक्ष्यों के लिए 17 लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है, और 169 विशिष्ट लक्ष्य हैं जिनको पूरा करना एक प्रकार से उद्देश्य रहा है। सतत विकास लक्ष्य में क्या है, एक प्रकार से सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सीधा सीधा मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये इकोनॉमी का एक टॉपिक है और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स आप पढ़ने हैं आपको इसमें शिक्षा शास्त्र में, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है। देखिए सतत विकास जो होता है जिसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं या संधारणीय विकास कहते हैं, ये कंटिन्यूसली विकास की बात करता है कि लगातार विकास हो। लेकिन विकास कैसे हो, प्राकृतिक चीज़ों को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए, प्रकृति की क्वालिटी को बिना कम हुए आपका विकास हो जाए, वो सतत विकास कहलाता है। एक ऐसा विकास जिससे आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के साथ साथ आप उतना ही दोहन करें प्राकृतिक संसाधनों का, यानी कोयला इतना ही निकालें, सोना चांदी इतना ही बनाएं, पेट्रोल डीजल इतना ही उपयोग करें जितना कि आपको आवश्यकता है। अपनी आवश्यकता के हिसाब से विवेकपूर्ण तरीके से विवेक संबद्ध संसाधनों का या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, जिससे भावी पीढ़ी यानी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए संसाधन उचित मात्रा में बचे रह सके, बने रह सके, यही होता है सतत विकास। सतत विकास के द्वारा एक पीढ़ी यानी अपनी पीढ़ी, मतलब हम इतना दोहन ना कर लें जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको कुछ मिले ही ना। यानी हमको एक प्रकार से इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे बाल बच्चे होंगे तो वो भी बढ़िया से स्कॉर्पियो सफारी में बैठ के और बढ़िया से नचावें और घूमें, ठीक है। यानी इस तरीके को कहने का मतलब ये है कि आप इतना पेट्रोल डीजल ना यूज कर लो कि एक प्रकार से आपका लड़का साइकिल से चले। समझ रहे हो चीज़ों को, गाड़ी खड़ी रही चूँकि पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, कहाँ चलेगा, समझ रहे हो ना। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेक संबद्ध तरीके से दोहन किया जाना चाहिए, इसी को एक प्रकार से, ताकि भविष्य के लिए जो संसाधन है वो उपलब्ध मात्रा में या उचित मात्रा में बचे रह सके। यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यही गोल्स रखे गए, ठीक है। इसमें 17 लक्ष्य शामिल हैं, उसी को एसडीजी कहते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य क्या है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो होता है इसको बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजी बोलते हैं। सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली की बैठक हुई थी, वहाँ उन्होंने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य प्रसारित किया था या प्रस्ताव पारित किया था। इस लक्ष्यों को 2015 तक प्राप्त कर लेना था, यानी कि 2000 ईस्वी से 2015 तक लक्ष्य था। अब अगले 15 साल के लिए एसडीजी काम कर रहा है। अब यहाँ तक 2000 ईस्वी से लेकर के 2015 तक इन 15 सालों में एमडीजी काम कर रहा था, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। लेकिन अब कौन सा काम कर रहा है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल काम कर रहा है। उसमें एक प्रकार से 8 लक्ष्य थे तथा एसोसिएट टारगेट की संख्या 18 थी, लेकिन अब क्या है, अब 17 लक्ष्य शामिल हैं और 169 विशिष्ट लक्ष्य हैं। ये 2030 तक हमको पूरे करने हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है महोदय। पृथ्वी सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए पृथ्वी सम्मेलन की अगर बात की जाए तो यह सम्मेलन ब्राज़ील एक देश है, ब्राज़ील देश का एक शहर है रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक इसके 20 वर्ष बाद रियो डी जेनेरियो में ही 2012 में RIO+20 यानी रियो 20 के नाम से सम्मेलन हुआ, जहां यह तय हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक ही जारी रखेंगे और 2020 के बाद क्या करना है यह 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देशों को तय करके रखना है। इस सम्मेलन में यह भी तय हुआ था कि संधारणीय विकास लक्ष्य जैसी कोई चीज़ लेकर के आएंगे। इसके अनुसंधान में सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी एसडीजी इसको बोलते हैं, अभी मैंने ऊपर बढ़ाया, एसडीजी गोल रखा अपनाया गया, जिसको शुरुआत करने की तिथि 1 जनवरी 2016 है और गोल को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2030 रखी गई। धारणीय विकास लक्ष्य में एसोसिएट टारगेट की संख्या कितनी रखी गई,
तो 169 रखी गई, बाकी 17 लक्ष्य इसमें मुख्य रूप से रखे गए हैं और 169 मतलब कि जो है एसोसिएट लक्ष्य रखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आप प्रश्नों को देख पा रहे हैं। अब ये लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय का भी प्रश्न मतलब ये प्रश्न है दीर्घोत्तरीय का। दीर्घोत्तरीय में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे प्रयोजनवाद का मूल सिद्धांत क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से टॉपिक है ये प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद की अगर बात करें हम, प्रयोजनवाद क्या है आप बताने का प्रयास करें। प्रयोजनवाद क्या है बेसिकली आप बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने आप में प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद, देखिए प्रयोजनवाद की अगर बात करें महोदय तो प्रयोजनवाद क्या है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और उसके बाद आता है प्रयोजनवाद। ये पाश्चात्य विचारधारा है, दर्शन है। देखिए सत्य, प्रयोजनवाद की दर्शन के कई सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है? सत्य वही है जो उपयोगी है, यानी कि जो हमारे लिए उपयोग में आ सकता है वही सत्य है, ऐसा प्रयोजनवाद मानता है। ठीक है, दूसरी बात, प्रयोजनवाद का दूसरा सिद्धांत है कि वही सत्य है जो प्रयोजन की सिद्धि करे, यानी प्रयोजन यानी जो उद्देश्य की सिद्धि करता है वही सत्य होता है। तीसरी बात, ये लोग मानते हैं कि संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का फल है, यानी संसार जो बना हुआ है उसमें कई सारे तत्व हैं और कई प्रकार की क्रियाएं हुई हैं, उन्हीं क्रियाओं के द्वारा संसार की उत्पत्ति हुई है। चौथी बात ये कहते हैं कि भौतिक संसार ही सत्य है और इसके अलावा कोई दूसरा संसार नहीं है, यानी जो एक प्रकार से ये भौतिक संसार हमारे समक्ष दिखाई पड़ रहा है यही दुनिया है, बाकी दुनिया है नहीं। भौतिक संसार यही है, बाकी एक प्रकार से जो हम लोग एज्यूम करते हैं आध्यात्मिक जगत की वो सब एक प्रकार से उतना नहीं है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि भौतिक संसार ही सत्य है, जो हमको ये तमाम प्रकार की वस्तुएं, कलम, कापी, किताब ये सब दिख रही हैं, यही सब भौतिक जगत है। ठीक है, और यही सब एक प्रकार से सत्य है, इसके अलावा कोई दूसरा संसार नहीं है। आध्यात्मिक जगत वगैरह को खंडन करते हैं। इसके अलावा आत्मा एक पदार्थ जन्य क्रियाशील तत्व है, यानी आत्मा क्या है? आत्मा एक पदार्थ है, पदार्थ से निर्मित एक तत्व है और क्रियाशील तत्व है आत्मा। ये कोई भगवान या आत्मा या परमात्मा का कोई अंश नहीं है, ऐसा प्रयोजनवादी स्वीकार करते हैं। पर ये एक प्रकार से एक भौतिक तत्व है, एक प्रकार से आत्मा। परमात्मा मानव की कल्पना मात्र है, यानी कि मनुष्य ने परमात्मा को केवल कल्पना में ही करा है, यानी परमात्मा का कोई रूप, कोई आकार नहीं है, परमात्मा केवल कल्पना की वस्तु है। और आत्मा जैसे जो हम लोग एक धारणा है ना कि आत्मा जो होती है वो परमात्मा का अंश है, एक परमात्मा होती है, उसी परमात्मा के तमाम आत्माएं होती हैं जो एक प्रकार से पूरे के पूरे विश्व का निर्माण की हुई हैं। अभी आत्मा जब एक प्रकार से हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा ये जा करके मिल जाती है कहाँ से? उसी परमात्मा से लीन हो जाती है, दूसरे शरीर में जा करके लिप्त हो जाती है। जब एक प्रकार से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है तो यही आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, तो वही मोक्ष की प्राप्ति कही जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जो प्रयोजनवादी हैं या प्रकृतिवादी हैं इस बात को नकार देते हैं। ठीक है, आत्मा कहते हैं कि आत्मा एक पदार्थ जन्य क्रियाओं वाला तत्व है, क्रियाशील तत्व है। छठी बात, परमात्मा मानव की कल्पना मात्र है, यानी एक प्रकार से मनुष्य की इमेजिनेशन केवल है, परमात्मा या भगवान और ये होते नहीं हैं। इसके अलावा मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। प्रयोजनवादी कहते हैं कि मनुष्य जो है वही सबसे बड़ा प्राणी, वही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसी के पास सबसे बुद्धि है, मनुष्य से ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा प्रयोजनवादी विचारक मानते हैं। इसके अलावा प्रयोजनवादी ये भी मानते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, यानी कि आप जीवन में क्या करें? सुख भोगें, यानी कि केवल सुख ही जीवन का एक प्रकार से लक्ष्य है, बाकी कुछ लक्ष्य नहीं है। जो वस्तुएं हमको सुख देती हैं वही वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं और वही वस्तुएं एक प्रकार से ठीक हैं। अगला जो इनका सिद्धांत है मतलब प्रयोजनवादियों का वो ये है कि इसके लिए प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान आवश्यक है। किसके लिए? सुखपूर्वक जीने के लिए क्या जरूरी है? आपको प्राकृतिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सामाजिक विकास हेतु सामाजिक कुशलता यानी कि जो सोशल स्किल होती है उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक कुशल आप होंगे तभी एक प्रकार से आपका सामाजिक डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, सामाजिक विकास होगा। इसके अलावा राज्य जो है एक सामाजिक संस्था है। राज्य किसके द्वारा बनाई गई? समाज के द्वारा। सामाजिक संस्था क्या है? राज्य है। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से पूरी परमात्मा की अवधारणा को नकारते हैं, केवल भौतिक जगत को ही सब कुछ मानते हैं जो हमारे आसपास विद्यमान है। जैसे पंखा है, पंखा एक भौतिक जगत का तत्व है, हमको सुख देता है, हवा चलती है गर्मी में तब। एसी है, गर्मी में हमको ठंडी का अनुभव करवाती है, हमको मज़ा आता है। ऐसे ही जब हमको खूब ठंडी लगती है और हम जो है एक प्रकार से जो हीटर गर्म वाला होता है जला लेते हैं, उससे हम हाथ सेकते हैं या कंडा की आग सुलगा लेते हैं, या एक प्रकार से
लकड़ी उकड़ी जला करके हम अलाव जला लेते हैं और उसको बैठ के सेकते हैं, हमको मज़ा आता है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें जो है ना महोदय, ये चीज़ें सब एक प्रकार से क्या है, ये सारी चीज़ें एक प्रकार से सामाजिक, ये मतलब सामाजिक, मतलब ये एक प्रकार से सामाजिक संस्था है, ठीक है, मतलब सॉरी, ये सब एक प्रकार से हमको क्या करती हैं, हमको सुख देती हैं, हमको आनंदित करती हैं। और जो भी चीज़ें हमको आनंद देती है वो एक प्रकार से क्या है, वही प्रयोजनवाद उस वस्तु को मानता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है भाई। प्रश्न आ चुका है कि राज्य एक सामाजिक, मतलब कि प्रश्न है क्या, प्रश्न आ चुका है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार रहे हैं। नेशनल एजुकेशन जो सिस्टम है उसके बारे में विवेकानंद जी ने क्या कहा। देखिए, शिक्षा ही एक ऐसा प्रभावकारी साधन है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व सर्वांगीण बन सकता है। सर्वांगीण मतलब चौमुखी विकास व्यक्ति का तभी होता है जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, व्यक्ति शिक्षित होता है। पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं केवल किताबी ज्ञान उसने अध्ययन किया है, उसको व्यवहारिक जगत का भी ज्ञान और आध्यात्मिक जगत का भी ज्ञान और किताबी ज्ञान तीनों होना चाहिए। यानी एक प्रकार से जब व्यक्ति, शिक्षा की व्यापक अवधारणा क्या है कि जब व्यक्ति एक प्रकार से जब से जन्म लेता है और जब तक मर नहीं जाता तब तक एक प्रकार से वो एक प्रकार से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, यही शिक्षा की व्यापक अवधारणा है। और यही एक प्रकार से शिक्षा एक प्रकार से होती है। शिक्षा से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी शिक्षा के द्वारा ही होता है। स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा को राष्ट्रीय समृद्धि का प्रमुख साधन मानते हैं। अगर राष्ट्र को समृद्ध होना है, राष्ट्र को एक प्रकार से आगे बढ़ना है, तो उसके लिए शिक्षा एक रूपी साधन की बड़ी आवश्यकता होती है। स्वामी जी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर विशेष बल देते हैं। उनका कहना है स्वामी जी का कि शिक्षा प्रणाली का आरंभ बालक के घरेलू वातावरण के परिचय से होना आवश्यक है। क्या? शिक्षा प्रणाली का आरंभ किससे होना आवश्यक है? बालक के घरेलू वातावरण से होना आवश्यक है। बाद में उसे गांव, पहले सबसे पहली बात शिक्षा उसको उसके परिवार से ही मिले, क्योंकि परिवार ही एक प्रकार से उसको, उस बच्चे को ज़्यादा जानता है, परिवार की बातों को बच्चे मानते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को ऐसे वातावरण में पाला जाए जो एक प्रकार से शिक्षा वाला वातावरण हो, ठीक है। उससे बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। बाद में उसे गांव में निकालें, नगर, समाज और देश के वातावरण से परिचित कराना चाहिए। पहले उसका परिवार ही एक प्रकार से उससे परिचय करे और परिवार उसको अच्छा सीख दे, बाद में समाज, गांव और जो है विद्यालय, समाज या देश से उसका परिचय करवाएं। अंत में जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती जाए उसे पूर्ण मानवता के प्रति सहानुभूति रखने की सीख देनी चाहिए बच्चे को। पहले बालक को भारतीय परंपराओं के बारे में बताएं। स्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहले बच्चों को अपनी भारतीय जो परंपराएं हैं, भारतीय रीति रिवाज हैं, उनके बारे में समझाएं। भारतीय परंपराओं के बारे में, भारतीय प्रथाओं के बारे में, भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसके बारे में, भारत का जो सिद्धांत है, दर्शन है, उनसे बच्चे को परिचित करवाना चाहिए। जब बच्चा जानने योग्य हो जाए तब बाद में उसको विश्व के अन्य देशों की सभ्यता से बालक का परिचय कराना चाहिए। यानी कि एक प्रकार से अगर पहले से बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा देंगे तो बच्चा एक प्रकार से भारतीय संस्कृति को भूल जाएगा, अपने स्व को पहचान नहीं पाएगा, वो चीज़ों को जान ही नहीं पाएगा कि हम एक प्रकार से भारत कौन है और भारत की संस्कृति क्या है। आजकल के बच्चों का यही हाल तो है। इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक प्रकार से सब अंग्रेजी वाला सिस्टम पूरा है। अब बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं कक्षा 5 तक, 6वें से फिर वही जा जाते हैं, मतलब कोई स्कूल होता है इंटर कॉलेज, उसमें पढ़ते तो वहाँ पर हिंदी में पढ़ाया जाता है। अब पहले अंग्रेजी में पढ़ें, फिर वहाँ पर हिंदी में पढ़ते तो फिर वहीं पर दिक्कत होती है उनको। अंग्रेजी तो बड़े अच्छे जानते हैं लेकिन हिंदी में वो नील बटा शून्य हो जाते हैं, ठीक है, यही चीज़ें। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि सबसे पहले बच्चे को अपने बारे में बताएं, मतलब अपने देश के बारे में, अपनी प्रकृति, अपने कल्चर के बारे में, बाद में दूसरे कल्चर के बारे में बताएं। सिस्टर निवेदिता के द्वारा जब भारत में आकर के भारतीयों की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की गई तो स्वामी जी ने उससे कहा कि हिंदू सभ्यता का अनुकरण करके ही ऐसा कर सकती हैं। वह उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने विचारों, अपनी आवश्यकताओं, अपने चिंतन और स्वभाव में हिंदुत्व लाना होगा। सिस्टर निवेदिता एक प्रकार से स्वामी जी को देखती हैं, स्वामी जी को पसंद करती हैं। स्वामी जी ने कहा कि देखिए मेरे जीवन में स्त्री का कोई महत्व नहीं है। सिस्टर निवेदिता कहती हैं कि प्रभु हमको अपने शरण में ले लीजिए, हमको अपनी दासी बना लीजिए। कहा नहीं, आप सिस्टर हो हमारी, ठीक है। तब से उनको सब सिस्टर निवेदिता कहने लगे। यानी एक प्रकार से इतनी विद्वान, वो भी बहुत विद्वान थी, वो एक प्रकार से अपना सब कुछ छोड़ करके विदेशी थी, मतलब कि ठीक है, मतलब विदेशी थी, लेकिन वो भारत में आती हैं, हिंदुत्व को मतलब कि जो है क्या बोलती हैं, अपनाती हैं, और उसके बाद में वो एक प्रकार से
से यहीं पर रह जाती हैं। उन्होंने एक प्रकार से अपने सारे जो पुराने ख्याल थे सब मिटा दिए और हिंदुत्व को एक प्रकार से अपने जीवन में लाया। तुम्हारा, उन्होंने कहा स्वामी जी ने उनसे, कि तुम्हारा बाह्य और आंतरिक जीवन एक कट्टर ब्रह्मचारिणी की भांति होना आवश्यक है। यदि तुम इसकी पर्याप्त ज्ञान रखोगी तो तुम्हें सब विधियाँ स्वयं आ जाएंगी, तुमको कुछ सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। परंतु तुम्हें अपना भूतकालीन जीवन भूलने का प्रयास करना होगा। यानी जो अभी तक एक प्रकार से जो तुम भोगवाद या इन चीज़ों में थे, उन सभी को आपको भूलना पड़ेगा। जो पाश्चात्य कल्चर था उनको आपको भूलना पड़ेगा। तुम्हें इसे बिल्कुल भी स्मरण नहीं लाना होगा जो आपके पास्ट में बीत गया। इसीलिए जो विद्वान आदमी होते हैं वो जो चीज़ें बीत गई उसका शोक नहीं करते और आने वाला का टेंशन नहीं लेते। यानी जो चीज़ें बीत गई बीत जाने दो, उनको छोड़ दो, उनको छोड़ करके वहीं से आगे बढ़ो। और जो चीज़ें एक प्रकार से आपके जीवन में होने वाली हैं उनको लेकर के टेंशन ना लो कि हमको एक प्रकार से वो होगा, ये होगा, दुनिया भर का भविष्य में क्या होगा किसी ने नहीं देखा है, उसको लेकर के टेंशन ना लो। स्वामी जी कट्टर राष्ट्रवादी शिक्षा के पक्ष में थे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वह महात्मा गांधी के समान जानते थे कि भारतीयों की सेवा वही व्यक्ति भली प्रकार से कर सकता है जो मन, वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, पूर्ण रूप से भारतीय होगा। वही व्यक्ति एक प्रकार से भारतीयों की सेवा कर पाएगा। वही व्यक्ति भारत की महत्ता, गरिमा और भारत के राष्ट्र गौरव को समझ पाएगा, जिसका तन, मन, धन तीनों एक प्रकार से अर्पित होगा अपने देश के प्रति, ठीक है। तो इस तरीके की व्यवस्था या इस तरीके की शिक्षा के बारे में स्वामी जी ने एक प्रकार से बताया। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली इस तरीके की होनी चाहिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना रहा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है ये। प्रश्न है, शिक्षा ने सामाजिक स्तरीकरण में क्या योगदान दिया है, टिप्पणी कीजिए। देखिए, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है? प्रत्येक समाज में क्या होता है, कोई ना कोई स्तर होता है। स्तर माने कि कोई समाज में किसी व्यक्ति का स्तर ऊंचा होता है, किसी का थोड़ा नीचे, किसी का लेवल थोड़ा और नीचे, यानी एक लेवल होता है समाज में। हर व्यक्ति का लेवल अलग अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से एक प्रकार से, कोई व्यक्ति को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी व्यक्ति को एक प्रकार से लोग कम पसंद करते हैं, किसी व्यक्ति के पास धन ज़्यादा इसलिए उसको ज़्यादा जयराम और पैलगी लोग करते हैं, किसी के पास एक प्रकार से जो है कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का दर्जा ऊँचा होता समाज में, क्षत्रिय उसका और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नीचे उससे, ब्राह्मण से, फिर वैश्य, फिर शूद्र। इस तरीके से एक स्तर ये भी होता है। एक स्तर होता है कि आपके पास बहुत पैसा है तो लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, तो ये भी एक स्तर है। तो समाज में एक स्तर होता है, वही स्तरीकरण कैसे फिक्स होता है इसके बारे में बताएं। शिक्षित अगर आप हैं तो आपका स्तर हमेशा ऊंचा ही रहेगा, उसमें कोई नो डाउट, मतलब कि शिक्षा अगर आपके पास है तो आपका स्तर हमारे समाज में हमेशा ऊंचा रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है आजीवन उसी जाति का सदस्य रहता है। प्रत्येक सदस्य जो होते हैं अपनी जाति समूह से संबंधित सदस्य से ही विवाह कर सकता है। यानी कि ये समाज का नियम है भारतीय, कि जैसे आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण में ही शादी होगी, क्षत्रिय हैं क्षत्रिय में, वैश्य में, और शूद्र में शादी करते हैं, ठीक है। किसी क्षत्रिय जाति का सदस्य दूसरी क्षत्रिय जाति से ही विवाह का संबंध बना सकता है, प्रायः कोई अपनी ही उपजाति में विवाह नहीं कर सकता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में जाति व्यवसाय के आधार पर या के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। जाति व्यवस्था एक प्रकार से ऐसे नहीं आई, व्यवसाय के अकॉर्डिंग आई है। प्रत्येक जाति के अपने व्यवसाय होते हैं, जैसे नाई है तो बाल काटना उसका काम है, बढ़ई है तो उसका एक प्रकार से काम करना लकड़ी वगैरह का है, ठीक है। मिस्त्री है घर बनाने का काम करता है, कुम्हार है लकड़ी मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बर्तन बनाने का काम कुम्हार करते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं पंडित जी लोग पूजा पाठ करवाते हैं, क्षत्रिय लोग एक प्रकार से सेना वगैरह में रक्षा करने के लिए रहते हैं, ठीक है। मास्टर वगैरह की जो है एक प्रकार से जो मास्टर टीचर बनते हैं ब्राह्मण के लोग ज़्यादा बनते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो है खेतों में काम करने के का हो या श्रमिक का काम शूद्र लोग ज़्यादा करते हैं, व्यापार वगैरह का काम एक प्रकार से बनिया लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, वैश्य लोग। तो इस तरीके से पहले ऐसा सब सिस्टम रहा। पैतृक व्यवसाय नई पीढ़ी के लिए हमेशा ही अच्छा और ज़रूरी माना जाता है। किसी पुरोहित पंडित का बेटा ही पुरोहित पंडित का कार्य कर सकता है, क्षत्रिय का बेटा नहीं कर सकता। जैसे कि मैं अगर बताऊं तो मुझे शर्म नहीं लगती है कि मैं चुरकी रखाए हूँ, यहाँ पर चोटी मेरे पीछे यहाँ पर लटक रही होगी, तो ये मुझे शर्म नहीं लगती। मैं सभा सोसाइटी में बैठता हूँ, मैं जाता हूँ कहीं पर मान लेते पूजा करवाना हो तो मैं पूजा भी करवाने जाता हूँ, तो मुझे शर्म नहीं लगती है, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं एक प्रकार से जो है पिताजी का अपने बेटा हूँ, मतलब पिताजी हमारे क्या हैं, शुक्ला हैं, तो मैं भी शुक्ला हूँ। ये मुझे जन्मजात अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, ये एक प्रकार जन्म से मैं हूँ। तो इसलिए समाज में एक प्रकार से ये मेंटालिटी है, या मेरा दिमाग में ये शुरुआत से ही कि मैं शुक्ला हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पिताजी ने काम किया, उनके पिताजी ने वो काम किया था, तो मैं अगर ये काम करूँगा तो मुझ में कोई बुराई नहीं है। ये दिमाग में पहले से सेट रहता है। अगर वहीं पर आप एक हरिजन के बच्चे से बोलोगे कि तुम जाओ कथा बाँचाओ एक सत्यनारायण जी के, तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में अभी वो फिट नहीं है। जब
4-5 पीढ़ी बीत जाए और उसके पिताजी ने वो काम किया तो वो अपने पिताजी के काम को करने में कोई शर्म नहीं रखेगा। जैसे आजकल क्या है, पहले केवल पंडित जी लोग ही शिक्षा देते थे, लेकिन आजकल सारे व्यक्ति टीचर बन रहे हैं। अब ये चूंकि चलन में आ गया तो लोग उसको करने में शंका नहीं महसूस करते हैं। लेकिन आज भी क्या है कि पंडित जी लोग ही पंडिताई करते हैं, बाकी जात के लोग नहीं करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बड़े बड़े जो पंडित पुजारी आ गए हैं, जो बड़े बड़े मंचों पर या साधु महात्मा हैं, आप अयोध्या या बनारस या कहीं पर जाएंगे तो केवल ब्राह्मण ही वहाँ पर साधु नहीं हैं। देखिए, पुरोहिती का काम केवल ब्राह्मण करते हैं। पुरोहिती समझ रहे हैं ना, पुरोहिती अलग है और साधु महात्मा जो मंदिर पर रहते हैं वो अलग हैं। तो भजन कीर्तन करके जो साधु चोंगा मतलब वो सब पहन करके बढ़िया पीला वस्त्र पहन करके जो राम नाम करते हैं अयोध्या में या आप बनारस में देखते हैं, वो सब सभी ब्राह्मण थोड़ी ना होते हैं। मतलब उसमें सारे जाति के लोग होते हैं, सारे जाति के लोग मंदिर में भी जाते हैं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से वहाँ पर मंदिर छकाए रहते हैं और सब काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गांव वगैरह में पुरोहिती होती है, मतलब पुरोहिती एक खानदानी होती है कि उनके जैसे कोई राजा महाराजा थे, उनके यहाँ जो पंडित रहते थे तो उन्हीं राजा महाराजा खानदान तमाम बढ़ा। फिर उसके बाद में वहाँ पर जो पंडित जी लोग होते थे उनका खानदान बढ़ा, तो वो सब एक प्रकार से वहीं में जजमानी व्यवस्था होती है। जजमानी व्यवस्था तो फैली होती है पूरा का पूरा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। प्राचीन समय से ही प्रत्येक वर्ग के सदस्यों को, विशेष रूप से निम्न वर्ग के सदस्यों को, कुछ बाध्यताओं के साथ रहना पड़ता था। इसे परंपरागत रूप से विभिन्न जातीय समूहों से जोड़ा गया। प्राचीन समय में निम्न वर्ग के सदस्यों को शहर या स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी, पहले बहुत पहले। यहाँ तक कि कुछ लोगों को वेद या धर्म ग्रंथों को पढ़ने तक की अनुमति नहीं थी। इस तरह के कई प्रतिबंध बाधाएं भारतीय समाज में विभिन्न स्तरों पर लागू होती थी और इसलिए समाज में एक स्तर होता था। ठीक है, भारतीय संविधान में क्या किया गया? जब से भारतीय संविधान लागू हुआ, जाति, रंग, पंथ, धर्म, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 इस बात को एक प्रकार से कहता है। किसी व्यक्ति के कोई असमानता, कोई भेदभाव प्रतिबंधित किया गया। छुआछूत को अपराध माना गया। छुआछूत का अंत किया गया किसमें? अनुच्छेद 17 जो भारतीय संविधान का है, वो एक मौलिक अधिकार है। वो कहता है कि भारतीय मतलब कि अब भारत में कोई छुआछूत जैसी कोई समस्या नहीं है, मतलब कि नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि तुम हमको नहीं छू सकते। हालांकि ये नहीं कि भाई आप सभी को जाकर के छूओगे, मतलब एक कुएं पर पानी पीने से नहीं मना कर सकते, सार्वजनिक वस्तुओं को उपयोग करने से आप नहीं मना कर सकते। सभी लोगों के लिए समान नागरिकता, समान अधिकार तथा समान विकास के समान अवसरों का प्रावधान अनुच्छेद 16 में आप देखते हैं ये बात बताई गई है। ठीक है, और इस तरीके से अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक एक प्रकार से समानता की बात करी, जिसमें हर व्यक्ति समान है, जो भारतीय है वो समान है। अनुसूचित जाति तथा जनजातियों से संबंधित लोगों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो लगातार मैं देता रहता हूँ। ठीक है, चलें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। सभी दोस्तों से यही निवेदन है, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, चूँकि लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अनुसूचित जाति, जिसको आप एक प्रकार से अनुसूचित जाति मतलब कि एससी और जनजाति मतलब एसटी से रिलेटेड लोगों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया संविधान में। यह समाज में सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, ताकि समाज में सभी लोग बराबर दर्जे के आ जाएं, इसीलिए इनको आरक्षण की व्यवस्था भी दी गई। ठीक है, भारतीय समाज परंपरागत रूप से जातीय आधार पर विभक्त समाज रहा है। यह विभक्तिकरण समाज में तथा कथित उच्च जातियों के लोगों के द्वारा निम्न जाति के लोगों का शोषण या असमानता का साधन बन गया था। मतलब जो शुरुआत में बना था वो एक प्रकार से इतना उससे नहीं बना था, लेकिन एक प्रकार से बाद में क्या हुआ महोदय कि ये चीज़ें जो बनी, ये कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि ये शोषण का केंद्र बन गई। मतलब कि कहीं ना पहले जो शुरुआत में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था बनी थी, शोषण के लिए नहीं बनाई गई थी। जो योग्य होता था क्रम के अकॉर्डिंग वही एक प्रकार से होता था। ब्राह्मणोस्य मुखामासीदा बाहुराज जान्या करता उर्तदस्त वैश्या पादाभ्याम शूद्रो जाता। अच्छा, ये श्लोक भी मिलता है। बाकी एक तरफ कर्म के अकॉर्डिंग भी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करते थे उनको पंडित जी कहा गया, जो रक्षा करते थे उनको क्षत्रिय, जो व्यापार करते थे उनको वैश्य, और जो खेतों में काम करते थे या इनके इन तीनों की रक्षा करते मतलब इन तीनों की सेवा करते थे उनको शूद्र कहा गया। ठीक है, वर्तमान में यह व्यवस्था बदल रही है। भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता तथा समान अवसरों के कई कानून स्थापित करता है। जाति आधारित सामाजिक विभेदीकरण में अब बदलाव आ रहा है। भारतीय समाज में जातीय प्रभाव कम हो रहा है, यानी अब जाति व्यवस्था उतना ज़्यादा प्रबल नहीं रही जो पहले के समाजों में हुआ करती थी। स्वतंत्रोत्तर काल में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्रकृति अनेक प्रभावशाली रूपांतरण हुए, विशेषता उन क्षेत्रों में जहां हरित क्रांति लागू हुई। हरित क्रांति बेसिकली लागू होने से बहुत ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, खासकर गेहूं उत्पादन में उत्पत्ति होती, बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। गहन कृषि के कारण से क्या हुआ? कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी हुई। भुगतान में क्या हुआ? वस्तु या खाद्यान्न के स्थान पर नगद भुगतान शुरू हो गया।
पारंपरिक बंधनों में शिथिलता आई अथवा भूस्वामी और किसान या कृषि मजदूरों, जिन्हें बंधुआ मजदूर भी कहते थे, उनके मध्य पुश्तैनी संबंधों में कमी आई। पहले क्या होता था कि लोग एक प्रकार से हरवाह होते थे, जैसे हम लोगों में भी एक प्रकार से, अब मैं क्या बताऊं, हमारे दादा वादा के ज़माने में, हमारे दादा के और पिताजी जो हमारे परदादा और दादा, तो हमारे गांव में एक प्रकार से हरिजन लोग हैं, तो वो लोग मतलब हर एक हरिजन हमारे यहाँ पर मतलब कि ऐसे एक एक हरिजन होते थे कि भाई जैसे 25-30 घर हरिजन है इस समय और कम से कम 45-40 घर ब्राह्मण होंगे। तो हर एक हरिजन या जो और छोटे बिरादरी के लोग होते थे वो एक प्रकार से हम लोगों के यहाँ हरवाही करते थे। हरवाही समझ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर आते थे, मतलब जो बैल वगैरह होता था, खेत जोतते थे, खेतों में बोते थे अनाज और उनका खर्चा वर्चा यहीं चलता था। लेकिन कोई सैलरी नहीं फिक्स होती थी कि इतना देंगे। वो आते थे, मतलब जो खेती करते थे, जो भी मिलता था उसमें से भाई खाना खर्चा के लिए ले जाओ, खाना यहीं खा लो, ठीक है, तुम्हारे बच्चे खाएंगे, ये सब होता था ऐसे। मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के वर्ग का उदय हुआ, यानी अब क्या है, अब एक प्रकार से जो व्यक्ति से काम करना तो 300 रुपये 300 रुपये एक दिन का, या 500 रुपये या 600 रुपये जो एक दिन का होता है दिहाड़ी, वो दिहाड़ी पर मजदूर काम करते हैं। पहले क्या था, बंधुआ मजदूरी थी, मजदूर केवल खाना खर्चा ही मिलता था उनको, बाकी कोई सैलरी नहीं देता था, ठीक है, इस तरीके के पहले हुआ करता था। लेकिन आजकल सब बदल चुका है, तो ये एक प्रकार से समाज में अस्तर होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? वैसे मौलिक कर्तव्यों की अगर बात की जाए, देखिए भारतीय संविधान अगर आपको अधिकार देता है हर एक चीज़ का, तो आपसे कुछ एक प्रकार से कर्तव्य का पालन भी करने के लिए वो सोचेगा। जैसे आपके पिताजी ने अगर आपको अपने खेत में हिस्सा दिया है, तो आपके पिताजी सोचेंगे ना कि एक प्रकार से बच्चा हमारे लिए भी कुछ करेगा, यानी कुछ काम होंगे बच्चे के, तभी तो देगा। तो यानी कि जिसको भी कोई अधिकार आप दे रहे हैं उसके प्रति कोई कर्तव्य जरूर आपका होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रख करके अनुच्छेद 51 के का में अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद जोड़ा गया। ये एक प्रकार से अनुच्छेद 1900 मतलब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इंदिरा गांधी के समय में संविधान में संशोधन हुआ 1976 में, और भाग 4 का ये जोड़ दिया गया अनुच्छेद 51 का। इसमें नागरिकों के कर्तव्य जोड़ दिए गए कि भारतीय नागरिकों को ये कर्तव्य होंगे। ऐसा अनुभव किया गया कि जब नागरिकों के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व हैं, जिन्हें नागरिकों के अधिकारों की संज्ञा दी गई है, तो नागरिकों के कर्तव्य भी होने चाहिए। कोई अगर आपको अधिकार मिला है तो आपके पास कर्तव्य भी हो कि आप आपका कुछ काम भी होगा देश के प्रति। धारा 51 कर ले, 15 नहीं 51, इसको यहाँ पर 51 कर लीजिएगा, आप इसको नोट डाउन कर लें, 51, ठीक है। धारा 51A में दिए गए मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं, ठीक है। पहली बात, 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब एक मौलिक कर्तव्य और बढ़ गया है जो एक प्रकार से शिक्षा के अधिकार को लेकर के है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। 2002 में हुआ 86 नंबर का संविधान संशोधन। उसमें क्या किया गया कि मौलिक कर्तव्य एक माता पिता का ये रखा गया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना या उनको शिक्षित करवाना एक प्रकार से प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा, ऐसा सुनिश्चित किया गया। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करें। मतलब अब मौलिक कर्तव्य को मिलाकर के पहले कितने थे जब शुरुआत था, 10 मौलिक कर्तव्य, अब कितने हैं, 11 है। कब जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य? 2002 में जोड़ा गया, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान, मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है ये लिया गया है रसिया के संविधान से, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। संविधान का पालन करें, पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? हर व्यक्ति का कि संविधान का पालन करना है। संविधान के आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान और आदर करना है, ये पहला मौलिक कर्तव्य। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखना है और उनका पालन करना है हमको। इसके अलावा तीसरा जो मौलिक कर्तव्य है हम लोगों का वो ये है कि भारत की प्रभुता यानी सॉवरेनिटी जो है, भारत की जो एकता है और भारत की जो अखंडता, इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड सॉवरेनिटी, इन सभी की रक्षा करना है और इसे आज छोड़ने यानी प्रोटेक्ट करना है ताकि अखंडता, भारत की एकता और प्रभुता बनी रहे, ठीक है। इसके अलावा देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी आपको करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर देश को ज़रूरत पड़ती है हमारे देश की लोगों की, जनता की, तो हमको हाजिर होना चाहिए उसमें, ठीक है। इसके अलावा भारत के सभी लोगों में समरसता यानी कि हारमोनी और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यानी कि कोई भी धर्म का लोग हो, कोई भी भाषा का, कोई भी प्रदेश का, किसी भी क्षेत्र का, सभी लोग मिल करके रहें, सभी लोग भारतीय हैं, ऐसा मन में विचार करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि ऐसी कोई प्रथा अगर आपके धर्म में है, आपकी जाति में है या आपके कुल खूंट में चल रही है जिससे स्त्रियों का अपमान हो रहा है, तो इन प्रथाओं को समाप्त करने का काम करें। छठा मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति यानी जो कंपोजिट कल्चर है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी जो हमारी संस्कृति है, जिस संस्कृति के बलबूते पर हम दुनिया में डंका पीटते हैं, उस संस्कृति को हमको एक प्रकार से बनाए रखना है, उस संस्कृति पर गर्व करना है। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है, वन हो गया, जंगल, झील, नदी और वन्य जीव जितने भी हैं उनकी हमको रक्षा करनी चाहिए और उनका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ये सब एक प्रकार से मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं ताकि हर व्यक्ति एक प्रकार से जो है अच्छे तरीके की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े और देश अच्छा बने। आठवां मौलिक कर्तव्य है हम लोगों का कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि हमेशा अपने अंदर एक वैज्ञानिक या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आगे बढ़ें। मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास हमारे अंदर होना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यानी कि जो भी सरकारी खजाना है, सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज, सरकारी पंचायत भवन या कुछ भी है, उसको हमको एक प्रकार सुरक्षित रखना है। हिंसा से हमको दूर रहना है। इस तरीके से ये चीज़ें। और 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का, आगे की ओर बढ़ने का हमेशा आपको सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी हर व्यक्ति को आगे बढ़ने चाहिए। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एक प्रकार से जो है प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि एक प्रकार से वो अपने 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या एक प्रकार से जो नज़दीकी एक प्रकार से सरकारी स्कूल होता है, ठीक है, उसमें आप भेजें। यानी कि चाहे सरकारी में भेजें चाहे प्राइवेट में भेजें, आपको अपने बच्चों को एक प्रकार से 6 से 14 साल के बच्चे को कम से कम आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो एक प्रकार से बताए गए, ठीक है। आप लोगों ने अगर देखा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदी का एक प्रकार से चैप्टर आप देख लीजिएगा, लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्र नाथ अस्क जी की एकांकी है। इसके बारे में विस्तार से मैंने समीक्षा की है, इसकी पूरी कहानी आपको समझाई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी और भी सब्जेक्ट की एक प्रकार से मॉडल पेपर और लगातार वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं, तो सभी लोग एक प्रकार से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।